Hello, my dear friends. Welcome on my YouTube channel EG Law. I hope you all are doing well. तो आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट लेबर लॉज के बारे में देखेंगे। अभी प्रेजेंट में लेबर लॉज में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, उसको समझने के लिए हमें अमेंडमेंट होने से पहले जो लॉज थे उनको समझना जरूरी है। और ये चीज समझ लिए हम लोग तो हमारे लिए इजी होगा। तो विदाउट डिलेइंग वी शुड स्टार्ट। ओके, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, खासकर उनके लिए जो ग्रेजुएट हैं और जॉब की तलाश में हैं। सो एवरी ग्रेजुएट शुड नो व्हाइल गोइंग टू स्टार्ट देयर जॉब। तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले आपको ये सब चीज़ें जानना जरूरी है कि जब आप सीटीसी यानी कॉस्ट टू कंपनी और इन हैंड सैलरी देखोगे तो आपको उसमें बहुत सारे डिफरेंसेस दिखेंगे। ठीक है, तो जो पॉइंट आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो सारे टॉपिक्स आपको एक साथ स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो ये सारी डिफरेंसेस और उसको डिटेल्स में समझने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगर आप अपनी पे स्लिप देखोगे तो बहुत सारी डिडक्शन भी दिखेंगे। आखिर ये डिडक्शन किस लिए होती है? तो डिडक्शन मतलब यहाँ हो गया हमारा कटौती। ठीक है, तो ये आखिर कटौती क्यों होती है, किस लिए होती है? आप में से ज्यादातर लोगों को इनकम टैक्स डिडक्शन के बारे में तो पता होगा, बाकी के सारे डिडक्शन के बारे में कोई आइडिया नहीं होगा। तो कोई बात नहीं, आज हम समझते हैं इसको। ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारे पॉइंट लेबर लॉज के जो हैं उसकी समरी अच्छे से बता पाऊँ। तो ये सारे टॉपिक्स इंडिविजुअली बहुत बड़े होते हैं, बट मैं इस वीडियो के जरिए आपको समराइज करके बता रही हूँ। आई कैन नॉट एक्सप्लेन मोर, बट आई विल ट्राई टू मेक यू अंडरस्टैंड इन ब्रीफ। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट है मिनिमम वेज एक्ट। जैसा नाम है मिनिमम वेज एक्ट मीन्स मिनिमम वेज गवर्न करता है कि कम से कम आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट यानी कि आप किस स्टेट में काम कर रहे हो, आपकी कैटेगरी क्या है, आप स्किल्ड हो या नहीं हो, आप कौन से इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपकी डेजिग्नेशन क्या है, इत्यादि। सो फॉर मोर केसेस आपको अपने स्टेट के मिनिमम वेजेस के बारे में पता होनी चाहिए जब आप अपने एम्प्लॉयमेंट या जॉब लेने जा रहे हैं। तो ये था हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। ओके, सेकंड है हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936। मीन्स सैलरी जो है आपको 7th ऑफ एवरी मंथ को मिलना चाहिए, नहीं तो इस पे बड़ा ऑफेंस लग सकता है। इसमें कंपनी अपनी मनमानी डिडक्शन नहीं कर सकती है आपके सैलरी से। ये भी गवर्न करता है ये एक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज को। थर्ड है हमारा इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976। मीन्स अगर सेम पोजीशन पर कोई जॉब करता है तो आप उसके रंग, लिंग और जाति के आधार पर आप अलग अलग एम्प्लॉय को अलग अलग सैलरी नहीं दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक डेजिग्नेशन के लिए 2 लोगों को हायर करते हैं और सेम पोजीशन पर एक फीमेल और एक मेल हायर करते हैं और दोनों की क्वालिफिकेशन, वर्किंग टाइमिंग सब सेम है, लेकिन आप फीमेल एम्प्लॉय को 25,000 और मेल एम्प्लॉय को 20,000 दे रहे हैं, तो ये गलत है। ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट के अंदर आता है। अब हम लोग एक छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देखते हैं बिफोर फोर्थ वन। जब भी आप अपने जॉब के लिए जा रहे हैं तो आपको 3 टर्म्स पता होनी चाहिए। फर्स्ट जो हमारा है वेज रेट, सेकंड है हमारा कॉस्ट टू कंपनी यानी सीटीसी, थर्ड है हमारा नेट वेज, और तीनों में क्या डिफरेंस है वो भी देखते हैं आज हम लोग। वेज रेट जो है सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके आधार पर ही बाकी के दोनों चीज कैलकुलेट होती है। एंड ऑर्डर विल बी सीटीसी, वेज रेट एंड नेट वेज। वेज रेट के ऊपर कंपनी ऐसे बहुत सारे खर्चे करती है, बहुत सारी स्टेचुरी कंप्लेंट्स होती है जो कंपनी आपके बिहाफ पर पे करती है। उन सब को जॉब पर कंपनी बनाती है सीटीसी। वैसे सीटीसी की कोई लीगल डेफिनेशन नहीं है, तो कंपनी आपको अगर कहती है आपसे कि हम आपके ऊपर एसी, फूड कूपन एटसेट्रा का खर्च करते हैं, तो आपको सीटीसी में जोड़कर
जोड़ सकते हैं, तो उसमें कोई मनाही नहीं है, क्योंकि उसका कोई लॉ ही नहीं है। CTC is calculated by adding salary and additional benefits that an employee receiving such a EPF यानी कि Employee Provident Fund, gratuity, house allowance, food coupons, medical insurance, travel expense and so on। अब देखते हैं नेट वेज। नेट वेज जो होता है वो सबसे कम होता है जो हमारी सैलरी से होती है, ठीक है। फोर्थ हमारा है प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952। मतलब जो आपको प्रोविडेंट फंड का पैसा मिलना है और रिटायरमेंट के टाइम जो पेंशन मिलना है, क्योंकि अब सब लोग गवर्नमेंट जॉब में तो है नहीं जो गवर्नमेंट हमें फिक्स पेंशन देगी, तो ज़्यादातर जो एम्प्लॉय होते हैं वो प्राइवेट जॉब में होते हैं। हमें अपनी पेंशन, प्राइवेट जो जॉब करते हैं उसको अपनी पेंशन खुद बनानी होती है, पैसा जमा करके बनानी होती है, जिससे कि हमें रिटायरमेंट के बाद एक रेगुलर पेंशन मिलती रहे। तो इसमें डिडक्शन कितना होता है, इसमें आपकी सैलरी का 12% डिडक्शन होगा। उसमें आपके बेसिक प्लस डीए होगा एंड योर एम्प्लॉय विल बी डिडक्ट 12 प्लस 1%। ओके, तो हमारा फिफ्थ जो है एम्प्लॉयर स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, यानी कि अगर आप इसको इजी वे में समझना चाहें तो ये कॉम्बिनेशन है दो टाइप्स के इंश्योरेंस स्कीम का। फर्स्ट जो है मेडिकल इंश्योरेंस और सेकंड है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। मेडिकल इंश्योरेंस वो भी सिर्फ ये जो होता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, वो पूरी फैमिली के लिए होता है। और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो होता है सिर्फ आपके लिए होता है जब भी आप जॉब पर हो। तो इसमें जो है 21,000 तक की सैलरी तक लिमिट रहती है। इसमें डिडक्शन काफ़ी कम 0.75% रहती है, लेकिन इसमें एम्प्लॉयर एडिशनल कंट्रीब्यूट करता है विच इज 3.25% वेजेस, विच इज टोटल 4% ऑफ वेजेस ECI में जाता है। ध्यान रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल किसी एम्प्लॉय का वेज 20,000 है तो उसमें 0.75 डिडक्ट होगा, यानी उसको मिलेगा 9,925 और 325 रुपीज एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जमा करवाएगा। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा तो उसमें कॉस्ट टू कंपनी कितना हो जाएगा, देखते हैं। 20,000 प्लस 325 इज इक्वल टू 20,325 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बोनस एक्ट 1965। ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये सरकार ने एक स्टैट्यूटरी बोनस मैंडेट करता है। जैसे कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको बोनस नहीं मिल रहा हो, बोनस देना कंपलसरी हो जाता है। तो बोनस कितना मिलता है, तो बोनस मिलता है आपकी वेज का 8.33%। लेकिन ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि 8.33 लोअर लिमिट होता है। अगर आपकी कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है तो या ज़्यादा मुनाफा कर रही है तो 20% के हिसाब से देना होता है उसको बोनस, बट ज़्यादातर कंपनी 8.33% के हिसाब से आपके CTC में लिखकर ऐड कर देती है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। ओके, सेवेंथ है हमारा ग्रेच्युटी एक्ट 1972। इसका मतलब हो गया आभार। मतलब जब भी आप किसी कंपनी में अपना बहुत समय दे रहे हैं, बहुत टाइम से काम कर रहे होते हैं, तो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब भी आप जॉब छोड़ के जा रहे हैं तो एज अ ग्रेच्युटी, एज अ आभार आपको कुछ पैसा दे। लेकिन हमारे एम्प्लॉयर जो हैं वो ऐसा देंगे नहीं। तो गवर्नमेंट जो है वो एक एक्ट बनाया, तो इसके तहत अगर आप मोर देन 5 ईयर्स काम कर रहे हैं तो एवरी ईयर ऑफ वर्किंग के हिसाब से 15 डेज की ग्रेच्युटी देनी पड़ेगी। मान लीजिए आप फॉर एग्जांपल 10 सालों से किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो 15 डेज एवरी ईयर के हिसाब से जो भी आपकी लास्ट ग्रो इन सैलरी है, मतलब जो भी आपकी प्रमोशंस के बाद सैलरी बनी है, उसके आधार पर 15 दिन की सैलरी यानी टोटल 150 डेज की सैलरी देनी होगी। तो अगर आप किसी कंपनी में लंबा टिके हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलने का पूरा हक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा जो एक्ट है वो है प्रोफेशनल टैक्स एक्ट।
ये गवर्न करता है आर्टिकल 276 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से। ये जो डिडक्शन है ओवरऑल 25,000 रुपीज तक हो सकता है पर एनम। एज ऑफ नो अराउंड 15-16 स्टेट्स में एप्लीकेबल है, सारे स्टेट में नहीं है। आप देखेंगे कि आपकी सैलरी से हर महीने 200 के आसपास डिडक्शन होता है। वो प्रोफेशनल टैक्स के अगेंस्ट होता है, लेकिन किसी फिनेंशियल ईयर में 2500 रुपीज से ज़्यादा आपका प्रोफेशनल टैक्स के तहत डिडक्शन नहीं हो सकता है। इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, ये टैक्स सीधे सरकार को जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा है लेबर वेलफेयर फंड। ये भी डिफर करता है डिफरेंट स्टेट के अकॉर्डिंग, इसमें बहुत छोटा सा पैसा जाता है। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, साल में 2 बार एज अ एम्प्लॉय आपका डिडक्ट होगा 6 रुपया, और आपका एम्प्लॉयर एडिशनल 18 रुपया जमा कराएगा। मतलब 24 + 24 = 48 रुपीज फंड में जमा हो जाएगा। और इस फंड का जो उद्देश्य है कि जो भी वर्कर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनका बेसिक फैसिलिटीज लाइक स्पोर्ट्स ग्राउंड, उनके ट्रैवल के लिए, अगर किसी को तीर्थ यात्रा पर जाना हो, ये सब फैसिलिटी मिलती है। बट प्रैक्टिकली देखें तो इसका बेनिफिट लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेबर वेलफेयर फंड का है ये। नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये गवर्न करता है कि सबको साल भर में आपको कौन कौन से हॉलीडे होनी चाहिए। हो सकता है कहीं सीक लीव मिल रही हो, या कैजुअल लीव कितनी मिलनी चाहिए, कितनी हॉलीडे मिलनी चाहिए, ये डिपेंड करता है आपके स्टेट पर। ये था हमारा 10 इम्पोर्टेंट लेबर लॉज। ठीक है, धन्यवाद। आई होप आपको ये लेबर लॉज समझ आ गया होगा। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।